हेलो एंड वेलकम बैक टू अल्फा इन्वेस्टर। सो इन्वेस्टर हर शाम को इस चैनल पर शेयर मार्केट न्यूज़ अपडेट करता हूं, जहां पर मेरी कोशिश होती है न्यूज़ एंड अपडेट के थ्रू आप लोगों को इन्वेस्टिंग सिखाने की। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं एफआईआई और डीआई के डेटा से। तो एफआईआई और डीआई के डेटा की बात की जाए तो डीआईए ने 1542 करोड़ की बाइंग की है, वहीं पर एफआईआई ने लगभग 2000 करोड़ की सेलिंग की है। तो जैसा कि हम लोगों को पता है, डीआईआई मार्केट को गिरने से तो अभी रोक लेते हैं, लेकिन एक लंबी रैली के लिए एफआईआई का इंडियन मार्केट में कंटिन्यू रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एफआईआई के बिना इंडियन मार्केट में रौनक ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती है। तो एफआईआई का वापस आना इंडियन मार्केट के में बहुत ही कंपलसरी है। और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि इंडियन मार्केट एक इमर्जिंग मार्केट है और पूरी दुनिया की नज़र इंडिया की तरफ है। तो इंडियन मार्केट में एफआईआई का आना निश्चित ही है, थोड़ा लेट से आए लेकिन आना इंडियन मार्केट में ही पड़ेगा। बात की जाए डाउ जोन्स की, तो डाउ जोन्स में पिछले ट्रेडिंग डे में लगभग 1.5% की मैक्सिमम गिरावट देखने को मिली है और एंडिंग लगभग 0.85 से 85% पे हुई है। और जब बात करें पूरे 5 दिनों की, तो पिछले 5 दिनों के अंदर डाउ जोन्स में लगभग 5% की गिरावट देखने को मिली है। और इस गिरावट में थोड़ा बहुत एसेंसर का भी हाथ है, तो देखते हैं एसेंसर का क्या हालचाल है और उसकी रिपोर्ट जानने की कोशिश करते हैं। एसेंसर दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, जहाँ जो कुछ लास्ट ट्रेडिंग डे में एसेंसर ने अपने रिजल्ट को पोस्ट किया है और उसी रिजल्ट के दौरान एसेंसर लगभग 6% की गिरावट दिखाया। और ये गिरावट डाउ जोन्स को भी नीचे ले गया, क्योंकि एसेंसर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है और इतनी बड़ी कंपनी जब गिरती है तो अपने साथ साथ इंडेक्स को भी नीचे ले जाती है। बात की जाए एसेंसर की, तो एसेंसर की फाइनेंशियल देखने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर समझते हैं कि एसेंसर ने ख़राब नंबर दिए थे या फिर मार्केट को पसंद नहीं आया। तो फाइनेंशियल देखा जाए एसेंसर की, तो एसेंसर ने लगभग 5.83 से पॉइंट से एस्टिमेट बीट किया है, जो कि बुरा नहीं है। लेकिन बात ये हो जाती है कि ये नंबर मार्केट को पसंद आया या नहीं आया। तो ये मार्केट की गिरावट ने बता दिया कि एसेंसर्स का नंबर कैसा है। मार्केट का चीख चीख कर बोल रहा है कि नंबर पसंद नहीं आया। जब इतनी बड़ी कंपनी गिरती है तो अपने साथ साथ कुछ और भी अपने साइज़ की कंपनियों को नीचे ले जाती है। तो देखते हैं इन्फोसिस के एडीआर में क्या रिपोर्ट है। जब इन्फोसिस के एडीआर देखा जाए तो इन्फोसिस के एडीआर में भी लगभग 2.5% की गिरावट से दर्ज की गई है और विप्रो के एडीआर में भी लगभग कुछ ऐसा ही सिनेरियो बन रहा है। तो देखिए विप्रो में भी लगभग 1.29% की गिरावट देखने को मिली है। तो ये गिरावट मंडे को हो सकता है कि इंडियन मार्केट में भी देखने को मिले, जहाँ पर आईटी कंपनी काफ़ी ज़ोरों से हो सकती है ध्वस्त हो सके। लेकिन हम लोग को ये समझना होगा कि फ्यूचर आईटी का है। अगर आप लोग इंडिया के ग्रोथ में बिलीव रखते हैं तो आप लोग को ये भी मानना होगा कि आईटी के बिना इंडिया कभी ग्रो कर ही नहीं सकता, क्योंकि आईटी दुनिया का सबसे बड़ा डिमांडिंग सेक्टर है और इस सेक्टर का महाराजा इंडिया है। अगर इंडिया को ग्रो करना है तो आईटी को ग्रो करना पड़ेगा। और अगर आप लोग ये मानते हैं कि मशीन बिना सॉफ्टवेयर के चल सकते हैं तो शायद आप लोग गलत होंगे। और हर मशीन को चलने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, जो कि एक आईटी कंपनी ही फुलफ़िल कर सकती है। सच बोला जाए तो आईटी के बिना दुनिया चलना ही मुश्किल है। तो आईटी के ग्रोथ में बिलीव रखिए और अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रखें। हो सकता है शॉर्ट टर्म में ये थोड़ी डाउनफॉल आईटी सेक्टर दिखाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में आईटी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो तो एज ए इन्वेस्टर आप लोगों को मैं यही बोलूँगा कि आप लोग अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रखें। और हो सकता है इस गिरावट में आप लोग कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आईटी के स्टॉक को एक्यूमुलेट करें, लेकिन एक अच्छी स्टॉक को, कोई बुरी स्टॉक को एक्यूमुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओएफएस के बाद आईआरसीटी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, जहां पर आज के दिन आईआरसीटी ने लगभग 2.5% की गिरावट दिखाई है और ये गिरावट कंटिन्यू भी हो सकती है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात नहीं कह सकते, मज़ेदार बात यह है कि सरकार ने ओएफएस 680 रुपये पे लाया था और अभी का करंट प्राइस 671 रुपये है।
तो इसमें गवर्नमेंट को बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन 9 रुपये 10 रुपये का फ़ायदा देखने को मिल रहा है। अगर अगर अभी के टाइम में मार्केट में OFS आता तो शायद गवर्नमेंट को हो सकता है कि इस करंट प्राइस के भी नीचे OFS लाना पड़ता। आर वी एन एल की बात की जाए तो ये भी लगभग 3.5% की गिरावट देख रहा है, जहां और ये गिरावट होने की वजह ये हो सकती है क्योंकि इसमें भी सरकार डाइवर्समेंट की बात सोच सकती है, या सरकार इसमें भी OFS की बात सोच सकती है। इस चक्कर में लोग डरे हुए हैं और ये इस कंपनी को भी बेचते जा रहे हैं। लेकिन जब तक ऑफिशियल कोई न्यूज़ नहीं आता है तो ऐसी रिपोर्ट पे या अपनी मनगढ़ंत कहानियों पे बिलीव ना करें और कंटिन्यू बने रहें। सबसे बड़ी बात ये होती है कि OFS की वजह से कोई किसी भी कंपनी का बिजनेस नहीं ख़राब होता है। OFS एक टेम्प्रोरी फेज होता है जहाँ पर स्टॉक थोड़ी बहुत डाउनफॉल दिखाती है, लेकिन इसके बिजनेस में कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, लॉन्ग टर्म में कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। इसी इसी बात को कंटिन्यू करते हुए भी IRFC का भी यही हाल है। लगभग 2-2.5% की गिरावट इसने भी दर्ज किया है, जहाँ पर ये भी OFS के डर से ये नीचे आ रहा है। लेकिन बात वही है कि OFS की वजह से कोई भी बिजनेस मॉडल ख़राब नहीं होता है। बजाज फाइनेंस की बात की जाए तो लोन रेट की बढ़ने से बजाज फाइनेंस को शॉर्ट टर्म में हो सकती थोड़ी बहुत परेशानियां देखने को मिले। आप लोग खुद सोच सकते हो, अगर लोन का रेट बढ़ जाए तो क्या उस वक्त कोई लोन ले सकता है? क्या उस वक्त लोग प्रोडक्ट खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे? क्या उस वक्त लोग EMI करने में इंटरेस्टेड होंगे क्या? अगर जवाब नहीं है तो शॉर्ट टर्म में इसके बैलेंस शीट पे थोड़ी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कभी ये सब कंपनियां बंद नहीं हो सकती, कभी इसकी डाउनफॉल शायद नहीं हो सकती है। बहुत दिनों के बाद डीमार्ट ने लगभग 4% की गिरावट दर्ज की है, ये गिरावट के पहले बहुत अच्छी सी रैली दिखा रहा था और अचानक से ये गिरने लगा तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। इसका बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है और कुछ लोगों का कहना है कि रिलायंस की वजह से क्या डीमार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो शायद नहीं होगा, क्योंकि डीमार्ट का बिजनेस मॉडल काफ़ी अलग है। ये जहाँ भी अपना शॉप खोलते हैं वहाँ पर उनकी कोशिश होती है कि ये अपने ही लैंड को एक्वायर करके शॉप खोलें, तो धीरे धीरे डीमार्ट के पास बहुत ज़्यादा लैंड भी हो जाएगी और कभी रेंट का टेंशन भी नहीं होता है ऐसी कंपनियों को। तो ऐसी कंपनियां अपने हिस्से में रेंट का पैसा बचाकर बहुत बड़ी प्रॉफिट मार्जिन ऊपर ले जाती हैं, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए शायद अच्छी कंपनी होगी और हम लोग कंटिन्यू नज़र बनाए रखेंगे कि इसके बैलेंस शीट में क्या इम्पैक्ट आता है नहीं आता है। लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म में डीमार्ट ने लगभग 13% की गिरावट दर्ज की है। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और न्यूज़ एंड अपडेट्स में।